सेक्शन नंबर 50 अपन पढ़ रहे थे जिसका नाम था सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अच्छा, मैंने आपको बताया था दो चीजों की लड़ाई होने वाली थी। किस किस की लड़ाई होने वाली थी? पीडीबीपी और कैपिटल गेन। अच्छा, पीडीबीपी में भी मोर स्पेसिफिकली बात करें तो डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल गेन है ना। एक इधर बड़ा बन रहा था डेप्रिसिएशन और इधर बड़ा कौन बन रहा था? कैपिटल गेन। आप मुझे बताइए आप किसका साथ दोगे, डेप्रिसिएशन या फिर कैपिटल गेन, किसका साथ दोगे आप लोग? हम किसी का साथ नहीं देंगे बेटा। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या असेट है बेटा। अगर असेट भी होगा और डब्ल्यूडीबी भी होगा तो कौन जीतने वाला है? डेप्रिसिएशन। अगर असेट और डब्ल्यूडीबी दोनों है तो जीतेगा डेप्रिसिएशन। बाकी सभी केसेस में कौन जीत जाएगा? कैपिटल गेन। किस किस को इतनी सी बात क्लियर थी कि असेट और डब्ल्यूडीबी दोनों है तो डेप्रिसिएशन जीतेगा, बाकी सभी केस में कैपिटल गेन जीतेगा। अच्छा, कितने केसेस पॉसिबल है आपकी ये बता दीजिए आप तो मुझे। 4 केसेस। 3 केसेस में पता है कौन जीतने वाला है? कैपिटल गेन। सिर्फ एक ही केस है जिसमें कौन जीतेगा? डेप्रिसिएशन। और बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 केसेस है। एक तो आपने आपके ब्लॉक के पूरे असेट ट्रांसफर कर दिया, आप उसको बोलोगे एंटायर ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड। सेकंड क्या था? आपने कुछ असेट ट्रांसफर करे ब्लॉक के, उसको आप क्या बोलते हो? सम असेट ऑफ ब्लॉक्स आर ट्रांसफर्ड। एक काम करते हैं आप मुझे बताइएगा ध्यान से सभी लोग। आपके पास 10 असेट थे, आपने 5 और खरीदे, कितने असेट हो चुके थे आपके पास? 15। 15 में से आपने पूरे 15 बेच दिए, कौन सा? केस नंबर ए। और बेटा 15 में से अगर आपने मात्र 12 बेचे तो आप कौन सा केस बन जाएगा? केस नंबर बी। आपको पता है ये केस में इसके अकॉर्डिंग तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें तो पता है क्या सोचना है, हम तो सिर्फ एनालिसिस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 पे आएंगे, वापस से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एग्जांपल नंबर 1, सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 5,20,000 रुपए की सेलिंग प्राइस गिवन है। बेटा सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप भले इसको हल्के में ले रहे हो, ये आपको है ना बहुत तकलीफ देने वाला है आगे जाकर। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सोल्व करने को दे दूंगा ना, नहीं बनेगा आपसे। अगर आप बोलो तो मैं आपको ऐसा चैलेंज दे दूं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बेटा, जिस कंसेप्ट में मैंने आपसे बोल दिया ना फोकस रखना उस पे। बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला ये कंसेप्ट है आपके सामने। तो सेक्शन नंबर 50 सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमने क्या देखा था यार? हमने देखा था पहला केस था जहां पर हमने पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर दिया। देखते हैं इसको अपन एक एग्जांपल के साथ। यही एग्जांपल को एक बार वापस से देखेंगे। सेलिंग प्राइस एग्जांपल नंबर 1 में कितनी थी? 5,20,000 रुपए। अब बेटा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा स्पीड में एक सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक था 6 लाख, कितने असेट थे? 5। आपने करंट ईयर में 2 लाख रुपए के 2 और असेट खरीदे, मतलब आज आपके पास कितने असेट हो गए थे? 8 लाख रुपए के 7 असेट्स। अगर मैं आपसे वैल्यू में पूछूं तो सर 8 लाख रुपए के असेट है, और अगर मैं काउंट में पूछूं तो कितने असेट है? 7। बेटा आपने पता है आपने असेट बेच दिए। जब भी असेट बेचते हो हमेशा क्या माइनस करते हो? मनी पेबल। आपने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में, क्या माइनस करोगे? मनी पेबल। मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो यार सेलिंग प्राइस आप माइनस कर लोगे 5,20,000 रुपए। तो 8 लाख, बेटा देख इधर ध्यान से सुनना, 8 लाख रुपए के 7 असेट थे, आपने 5,20,000 में पूरे 7 बेच दिए। आपके पास कोई भी असेट नहीं बचा। आप मुझे बताओ क्या कोई भी असेट नहीं बचा? डब्ल्यूडीबी है? यस। क्या असेट है? नहीं। कौन जीतने वाला है? कैपिटल गेन। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कैपिटल गेन जीतने वाला है तो आप पता है बहुत आसानी से इसको सोच सकते हो। कितने के असेट थे? 8 लाख। आपने कितने में बेच दिए? 5,20,000। फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। तो बेटा नुकसान को क्या बोलोगे? कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस। सेकेंड वाला इधर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास अगेन सेम बेटा वही एग्जांपल चल रहा है। 6 लाख के 2 असेट, 6 लाख के 5 असेट, 2 लाख के 2 और खरीद लिए, मतलब 8 लाख रुपए के कितने असेट हो गए? 7। इसमें से बेटा आपने पूरे के पूरे 7 असेट बेच दिए, -7 हो गए, मतलब कितने असेट बचे? 0। अच्छा वैल्यू की बात करें तो आपने 8 लाख रुपए की चीज को 9,30,000 में बेच दिया। आप कितना माइनस करोगे यहां पर? सर अगर लॉजिकली बात करें तो, अगर कायदे से बात करें तो 9,30,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है 9,30,000 माइनस करने से क्या इंपैक्ट आ रहा था? डब्ल्यूडीबी आपकी क्या हो रही थी? नेगेटिव। आप कभी भी बेटा डब्ल्यूडीबी को नेगेटिव मत होने देना, अपने आप को रोक लेना। तो आपने यहां पर कितना माइनस करा? 8 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या डब्ल्यूडीबी है? नहीं। क्या असेट है? नहीं। तो दोनों ही नहीं है यार। कौन जीतने वाला है? डेप्रिसिएशन। कौन जीतने वाला है? डेप्रिसिएशन या कैपिटल गेन? डब्ल्यूडीबी भी नहीं है, नंबर भी नहीं है। कौन जीतने वाला है? अच्छा कैपिटल गेन जीतने वाला है। तो बेटा 8 लाख रुपए की चीज को आपने 9,30,000 में बेच दिया। 8 लाख की चीज को 9,30,000 में बेचा, प्रॉफिट कमाया है क्या? यस। कितना प्रॉफिट कमाया है? 1,30,000। वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा कैपिटल गेन। पहले एग्जांपल में आया था कैपिटल लॉस। कितना आया था कैपिटल लॉस? सर 2,80,000 का आया था कैपिटल लॉस, और यहां पर कैपिटल गेन कितने का आ रहा है? 1,30,000।
फिर तीसरा हमने एक एग्जांपल देखा था, ध्यान दीजिएगा। अगेन बेटा सेम, 6 लाख रुपए के 5 असेट, 2 लाख के करंट ईयर में खरीदे 2 असेट, मतलब आपके पास 8 लाख रुपए के कितने असेट हो चुके हैं? 7। तो ये 8 लाख रुपए के 7 असेट से ना, इसमें से आपने 4 असेट बेच दिए, क्या आपके पास असेट बचे हैं आज भी? बेटा ध्यान से सुनना, आपके पास 7 असेट थे, एक कैमरा था, 6 अलग अलग चीजें थी, आपने इसमें से 4 चीजें बेच दी, तो कितने आज भी बची है? 3। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपने कितने में बेची है? 9,10,000। क्या यहां पर 9,10,000 माइनस करोगे आप? वजह बताइए मुझे, अगर नहीं तो सर WDV को नेगेटिव नहीं होने देंगे, इसलिए कितना माइनस करा अपने आप को रोकते हुए? पूरा का पूरा 8 लाख। आप मुझे बताओ, क्या WDV खत्म? लेकिन क्या नंबर ऑफ एसेट आज भी है? यस। कौन जीतेगा जल्दी बताओ? कैपिटल गेन जीतेगा। तो बेटा 8 लाख की चीज को आपने 9,10,000 में बेच दिया, प्रॉफिट या लॉस? कितने का प्रॉफिट है? 1,10,000 का प्रॉफिट है, इसको क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल गेन। फोर्थ वाला एग्जांपल वापस से देखिए, 6 लाख रुपए के 5 असेट, 2 लाख के 2 और खरीद लिए, 8 लाख रुपए के 7 असेट बचे। ठीक है, 8 लाख के 7 असेट बचे, यही थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल है। तो ये जो 8 लाख रुपए के 7 असेट आपके पास बचे, इसमें से बेटा आपने 4 बेच दिए, तो क्या आपके पास असेट आज भी बचे हैं? यस। अच्छा, आपने कितने के बेचे? 6,20,000। तो 8 में से आप 6,20 माइनस करोगे तो WDV कितनी बची है? 1,80,000। क्या आपके पास WDV भी है? यस। क्या आपके पास असेट भी है? अरे हाँ या ना? तो बेटा अगर दोनों है तो कौन जीतेगा? आपको पता है फोर्थ एग्जांपल, मतलब ये एग्जांपल नंबर 2, केस बी का एग्जांपल नंबर 2 ओनली केस है जहां पर कौन जीत रहा है? डेप्रिसिएशन। बाकी सभी जगह कौन जीत रहा था यार? सॉरी, बाकी सभी जगह कौन जीत रहा था? कैपिटल गेन। तो एक काम करिए ना, अब एक काम करिए, मुझे इसमें से बता दीजिए यहां पर सभी लोग, अब आप यहां पर डेप्रिसिएशन को आप जिता चुके हो, तो क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की आपको जरूरत है? कैसे करोगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट? सर वो ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, ओपनिंग WDV, उसमें 3 चीजें ऐड हो जाती है, A, B और C, माइनस कर देते हैं मनी पेबल, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा ये 1,80,000 क्या है? ये वही तो है, WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। इस आप डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके कैलकुलेट करते हो, 3 हिस्से मैंने आपको रटवाए हुए हैं, आपको वही करना है। वो पहले वाले में नोट पुट टू यूज, सेकंड वाले में हाफ वाला, और तीसरे में क्या जाएगा? फुल वाला बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर बेटा यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, केस नंबर 1, ये जो केस नंबर ए है ना, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, आप लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि अब मेरे को कुछ भी बताना नहीं है आपको। ये जो आपका केस ए है ना, यहां पर हमेशा पता है कौन जीतने वाला है? ऑलवेज कौन जीतने वाला है? आप बताओ मुझे, क्यों? वजह बताइए मुझे। सर ब्लॉक में जितने असेट थे पूरे बेच दिए, मतलब असेट तो 0 ही बचने वाले, और अगर सर असेट नहीं बचे तो कौन तो हार गया? डेप्रिसिएशन। अरे यस और नो? आप समझ रहे हैं बेटा? केस नंबर 1 मैंने आपको उस तरीके से बताया नहीं था, कुछ लोगों ने खुद भी सोच लिया था और कुछ लोगों ने अब सोच लिया होगा कि यार यहां पर केस नंबर ए में क्योंकि आप इंटायर ऑल असेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो मतलब असेट का हारना तय है, और बेटा मतलब असेट का 0 होना तय है, और असेट के 0 होने की वजह से किसका हारना फिक्स हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि केस नंबर 1 इज ओनली फॉर कैपिटल गेन? यस। अच्छा, केस नंबर 2 की भी मैं बात करूं ना, तो केस नंबर 2 में सिर्फ एक ही तो ऐसा एग्जांपल है जहां पर कौन जीत सकता है? बेटा डेप्रिसिएशन। वो भी आपको क्लियर है, मैं तो आपको बोल रहा हूं, आपको ये सब चीजें है ना, आपको जैसा मैंने सिखाया ना, आपको तो वैसा एनालिसिस करना है। क्या डेप्रिसिएशन जीतेगा या कैपिटल गेन जीतेगा, और किस चीज को देखोगे आप? WDV और असेट। क्लियर है बात को? सब चीजें ये एक बार हाथ उठा के बता दे किसको ये एब्सोल्युटली क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बार बता दें मुझे। सर फिर 3 असेट की वैल्यू क्या होगी? बेटा ये 3 असेट की वैल्यू ये थी ना, देख यहां पर मेरी क्लास में होशियार बच्चे खुद बता देंगे। आप मुझे बताओ इधर ध्यान से, ये 3 असेट जो बचे इनकी वैल्यू कितनी है? 1,80,000। सुन लीजिए बात को एक बार। अभी तक पीजीबीपी में कौन कौन से सेक्शन पढ़े? सेक्शन के नाम बता दीजिए। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 30 रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। अभी तक के पढ़े हुए जितने भी सेक्शन है, डेप्रिसिएशन वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 32। अच्छा, सेक्शन 32 के बाद हमने डायरेक्टली जंप कहां मारी थी? 43(1) एक्चुअल कॉस्ट। ज्यादा रेलेवेंट सेक्शन नहीं है आपके लिए, आपको बस ध्यान रखनी है कि पुट टू यूज तक के सभी खर्चे क्या होने वाले हैं? कैपिटलाइज।
क्लियर है ये सब बातें आपको? अच्छा 43(1) के बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा जो कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन नंबर 50, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। जब भी डेप्रिशिएबल एसेट बेचोगे दिमाग लगाना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन लगेगा या कैपिटल गेन लगेगा। क्लियर है आपको ये वाली बात भी? अब बेटा मैं आपको जो सेक्शन बता रहा हूं ना, ये अभी तक जितने भी सेक्शंस आपने पढ़े हैं, डेप्रिसिएशन को छोड़ के ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सामने, सेक्शन नंबर 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और ये एक बड़ा सा आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या आपको? यहां ये खत्म नहीं हुआ बेटा, ये चार्ट कंटिन्यू है अगले पेज पे भी। और मैं आपको इधर ध्यान से सुनना सभी लोग, इससे आसान सेक्शन आपने कोई सा नहीं पढ़ा। इसके चार्ट को देख के आप लोग जज मत करना, ये चार्ट आपको देखना ही नहीं है, आप तो इधर ध्यान दीजिएगा बस। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन बहुत हल्का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 30, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आप तो सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या साइंटिफिक रिसर्च करना जरूरी है? मतलब आपका जो ओपिनियन है वो बता दीजिए, क्या साइंटिफिक रिसर्च करना जरूरी है? क्यों जरूरी है बताओ? अच्छा कॉम्पीट करने के लिए जरूरी है, वेरी गुड सर। इनोवेशन के लिए जरूरी है, देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अरे यस और नो बेटा, अगर हम साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते तो क्या हम अग्नि जैसी मिसाइल्स बना पाते? नहीं। क्या हम अपने देश का डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर पाते? नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा सेकंड चीज, अभी थोड़े टाइम पहले एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड। अगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते तो क्या उससे लड़ पाते? नहीं। तो मुझे तो आप एक चीज बता दीजिए, क्या ये बहुत जरूरी है? क्या साइंटिफिक रिसर्च करना जरूरी है? यस। तो बेटा इधर ध्यान से सुनना सभी लोग, वैक्सीन नहीं बन पाती। यस, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च करना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपके देश को या आपकी कंपनी को या किसी को भी अगर आगे बढ़ना है तो क्या बहुत जरूरी है? साइंटिफिक रिसर्च का करना। तो आपको मैं बता दूं, ये चीज सरकार भी समझती है, इसलिए सरकार ने सेक्शन नंबर 35, बेटा सेक्शन नंबर 35 एक स्पेशल सेक्शन है। स्पेशल सेक्शन का मतलब है यहाँ पर आपको नॉर्मल जो बेनिफिट मिलते हैं ना, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप समझना मेरी बात, सरकार को पता है, क्या पता था कि साइंटिफिक रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या मैंने सैलरी पे करी वो एक रेवेन्यू खर्चा होता है? सैलरी, रेंट वगैरह, क्या ये रेवेन्यू खर्चे हैं? यस बेटा, रेवेन्यू खर्चे तो हर कोई अलाउ कर देता है। सेक्शन नंबर 35 पता है क्या बोलेगा? मैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ कर दूंगा। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर बिल्डिंग खरीदी, सर बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, ये सब कैसे खर्चे होते हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा, आपने पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन में, एक सेकेंड, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए, क्या आपने पता है सेक्शन नंबर 30 पढ़ा था? क्या नाम था सेक्शन 30 का? रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, किसके? बिल्डिंग। ये सब कौन से खर्चे थे बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These all expenditure were revenue, yes or no? अच्छा इसके बाद बेटा जैसे ही बात आई कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली, तो आप मुझे बताइए बिल्डिंग खरीदने पे आपको डिडक्शन मिलता था या डेप्रिसिएशन देते थे? सेक्शन नंबर 32 के अंदर, सेक्शन नंबर 32 के अंदर आपको क्या मिलता था? डेप्रिसिएशन। और बेटा मैं आपको बता दूं, दुनिया की यही सच्चाई है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर में ही अलाउड हो जाता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 अलाउड होता है। एग्री करते हैं इस चीज से आप लोग? बेटा सेक्शन नंबर 35 बोलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी 100% आज दूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% आज दूंगा। आपको पता है ये आपको इनकरेज कर रहा है, आपको लालच दे रहा है कि करिए आप साइंटिफिक रिसर्च, खरीदिए आप मशीन। अरे जितने की मशीन खरीदोगे ना, 5 करोड़ की खरीदोगे तो 5 करोड़ का डिडक्शन आज दे दूंगा। वैसे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन आज आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। आज आपको क्या मिल जाएगा? 100% डिडक्शन। एक चीज बताइए, आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? 4 लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। कौन कौन थे यार? मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। 4 चीजों पे नहीं मिलेगा, क्या क्या थी? एक सेकेंड, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन ऑफिस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस, व्हीकल्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यस और नो? जिसपे 100% डिडक्शन और किसी सेक्शन में मिल चुका है, उस पे आपको क्या नहीं मिलने वाला था? एडिशनल डेप्रिसिएशन। और मैंने तो आपको पता है एक और चीज बताई थी कि अगर किसी सेक्शन में आपको 100% डिडक्शन मिल गया तो आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। एडिशनल तो छोड़ो, अरे एडिशनल तो छोड़ो, आपको क्या भी नहीं मिलेगा बेटा? डेप्रिसिएशन। वजह क्लियर है कि सरकार आपको एक बार आपने जो खर्चा करा है, सरकार उसको बेनिफिट, उसका बेनिफिट भी आपको कितनी बार ही देगी यार? एक बार। आप सोचिए ना,
आपने 5 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी, सरकार ने आपको 100% डिडक्शन दे दिया, तो बेटा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होगे तो क्या आप 5 करोड़ का डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो? यस। क्या आप सरकार आपको वापस से धीरे धीरे वापस से डेप्रिसिएशन के फॉर्म में बेनिफिट देगी? नहीं। अरे बेटा आपने जब 5 करोड़ खर्चे करे तो बेनिफिट भी कितना ही मिलेगा? 5 करोड़। चाहे तो आज ले लो, चाहे तो धीरे धीरे ले लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा वहां पर आपने जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था फोर्थ पॉइंट? कि कुछ असेट ऐसे होने वाले हैं जिसपे आपको 100% डिडक्शन किसी और सेक्शन में मिलेगा। उन सेक्शन पे आपको क्या नहीं मिलने वाला था? एडिशनल डेप्रिसिएशन। बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला था, ये आपने पढ़ा था। आप मुझे बताइए क्या डेप्रिसिएशन भी मिलता और असेट पे? लॉजिकली क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सर 100% डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो बेटा आज अपन उन सेक्शंस पे आ चुके हैं जहां पर आपको 100% डिडक्शन मिलने वाला है। पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब बेटा सब लोग ध्यान से सुनना। अब आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 35। बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी सेक्शन पढ़े सबसे ज्यादा सिंपल। सिर्फ एक बार बस सुन लीजिएगा अच्छे से। इसके बेटा 2 पार्ट हैं। मैं आपको सेक्शन 35 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर समझ लिया तो हो गया अपना। सेक्शन नंबर 35 के बेटा 2 पार्ट है। फर्स्ट इज, इसका जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट को हम बोलेंगे इन हाउस रिसर्च, और सेकंड जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे डोनेशन। सब लोग बेटा फोकस करना डिस्कशन पे, ध्यान देना। जब मैं कंपाइल करूंगा, कंक्लूड करूंगा, सबसे इजी सेक्शन निकलेगा ये। सेक्शन नंबर 35 के मैंने आपसे क्या बोला? 2 पार्ट होने वाले हैं बेटा। पहला पार्ट क्या होने वाला है? इन हाउस रिसर्च। सेकंड क्या होने वाला है? डोनेशन टू आउटसाइडर। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इन हाउस रिसर्च? व्हाट इज इन हाउस रिसर्च? कौन मुझे बताएगा इन हाउस रिसर्च? खुद से बेटा अंग्रेजी का एक शब्द आपके सामने लिखा है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इन हाउस रिसर्च जी सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च हमने खुद कर ली। अरे एप्पल को बेटा आईफोन 15 बनाना था, एप्पल को आईफोन 15 बनाना था, उन्होंने खुद रिसर्च कर ली। उसको क्या बोलते हैं? इन हाउस रिसर्च। समझिएगा मेरी बात। रिलायंस को बेटा एक नया प्रोडक्ट बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसने खुद रिसर्च करी, अपने एम्प्लॉय से रिसर्च करवाई। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इन हाउस रिसर्च। अच्छा, सेकंड होता है डोनेशन टू आउटसाइडर। एक सेकंड, अभी कोविड आया था तो आप मुझे बताइए क्या रिलायंस इंडस्ट्री खुद के लिए वैक्सीन अलग बना रही होगी या किसी दूसरों को हेल्प कर रही होगी, पैसा दे रही होगी ताकि वो क्या बना पाए? वैक्सीन। एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा आप मुझे बताओ क्या डोनेशन टू आउटसाइडर भी जरूरी है? यस। अरे आपको पता है ना, अभी जब कोविड आया था तो कौन सी कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी? एक थी भारत बायोटेक। तो उन लोगों को किसने पैसा दिया था बेटा? उनके पास पैसा कहां से आया था? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने उनको क्या दिया था? डोनेशन, ताकि वो क्या कर पाए यार? रिसर्च कर पाए। उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन टू आउटसाइडर। आप मुझे बताओ क्या वो डोनेशन भी जरूरी था? क्या वो रिसर्च भी जरूरी थी? यस सर। जिंदगी और मौत का सवाल था, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो रिसर्च भी जरूरी थी और ये रिसर्च भी जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया? 2 टाइप की रिसर्च हो सकती है। पहली रिसर्च तो ये हो सकती है कि मेरी रिसर्च मैं खुद कर लूं, उसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे? इन हाउस रिसर्च। सेकंड क्या हो सकता है कि मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं किसी की हेल्प कर देता हूं, किसी को चंदा दे देता हूं, पैसा दे देता हूं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डोनेशन टू आउटसाइडर। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं अभी मैं आपको। अब बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इन हाउस रिसर्च, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर या फिर डोनेशन टू आउटसाइडर। सब लोग फोकस करेंगे बेटा। इन हाउस रिसर्च में भी 2 टाइप की चीजें होंगी। जो फोकस नहीं करेगा बाद में मुझसे मत बोलना। इन हाउस रिसर्च भी बेटा 2 टाइप की होगी। फर्स्ट विल बी प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और सेकेंड विल बी पोस्ट कमेंसमेंट। सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, सेक्शन समझाना मेरी जिम्मेदारी है। वो सेक्शन समझाना, सेक्शन याद कराना, सिंपल बनाना सब मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप ये समझिएगा बस, प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए व्हाट इज प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप बताएंगे मुझे ये तो जल्दी से। सर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करिए, खुद रिसर्च करिए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और सर अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रिसर्च करिए तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अरे आप मुझे बताओ ना, रिलायंस इंडस्ट्री को एक नया प्रोडक्ट बनाना है बेटा, तो क्या वो पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिसर्च कहलाएगा? यस और नो? अरे एग्री करते हैं या नहीं करते? तो बेटा बस इतना सा स्ट्रक्चर है, बस इस स्ट्रक्चर को समझ लो। सेक्शन नंबर 35 एक्सपेंडिचर टू साइंटिफिक रिसर्च, इतना तो आप भी समझते हैं कि करना जरूरी है ना? सरकार भी समझती थी कि करना जरूरी है, इसलिए सरकार ने पता है क्या बोला? सरकार बोलती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन तो हर कोई दे देता है, हम तो आपको कैपिटल का भी डिडक्शन 100% दे देंगे, ना कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो बेटा वैसे भी मिल जाता है,
हम तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैसा डिडक्शन दे देंगे, 100% डिडक्शन। आज के आज स्ट्रक्चर समझा दीजिए, स्ट्रक्चर समझा दीजिए मुझे सेक्शन नंबर 35 का जल्दी से। सेक्शन 35 में दो पार्ट होने वाले हैं, इन हाउस और डोनेशन टू आउटसाइड। अच्छा, उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इन हाउस आउट हाउस। इन हाउस खुद की, आउटसोर्स आउट हाउस, डोनेशन कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, किसी भी नाम से बोल सकता हूं बेटा, अल्टीमेटली सभी शब्दों का एक ही मतलब है। तो इन हाउस रिसर्च आउटसाइड, और दूसरा क्या हो जाएगा, डोनेशन टू आउटसाइडर। अच्छा, इन हाउस में दो टाइप की रिसर्च हो सकती है, प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर तो कभी भी हो सकता है। सबको इतनी बात क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब मैं सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो, सेक्शन बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। यहां पर आई एम स्टार्टिंग विद पार्ट ए। पार्ट ए मतलब कौन सा वाला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इन हाउस रिसर्च। और इन हाउस रिसर्च में भी वी आर स्टार्टिंग विद प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको कुछ भी मार्क करने की, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, फिंगर टिप्स पे याद होगा आपको। 10 मैं आपको बता रहा हूं, इस सेक्शन को रिवाइज करने में आपको 30 सेकंड नहीं लगेंगे, एक बार कंप्लीट हो जाएगा। इतना सिंपल ये सेक्शन है, सिर्फ वो दिखने में से डरावना सा लगता है। ये इसको देख के ना मेरे को डर लग जाता है कि ये क्या आ गया सामने, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। जो लॉजिकली आप बात मुझे बताने वाले हो ना, ये भी वही बताने वाला है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो यार सेक्शन नंबर 35 इन हाउस रिसर्च। देखिए पार्ट ए में इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है, सेल्फ स्पेंडिंग। सेल्फ स्पेंडिंग मतलब समझ रहे हैं आप, खुद खर्च कर रहे हैं खुद के बिजनेस पे, यस और नो। या फिर रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ असेसी। तो बेटा इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद प्री कमेंसमेंट। देखिए यहां पर ये वर्ड लिखा है ना, पढ़िए इसको, क्या लिखा है, रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या इसी को प्री कमेंसमेंट बोलते हैं? यस, रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, प्री कमेंसमेंट वाली रिसर्च का आपको डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए था। सब लोग सुन लेना मेरी बात को अच्छे से, प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिडक्शन आपको मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च करना बहुत जरूरी है, सरकार ने आपको पहले के खर्चों का भी डिडक्शन दे दिया। लेकिन सरकार ने पता है लिमिट लगा दी कि हम आपको पुराने खर्चों का भी डिडक्शन देंगे, लेकिन मैक्सिमम पिछले 3 सालों का। मतलब ऐसा नहीं कि आप 50 साल से रिसर्च कर रहे थे तो 50 साल के खर्चों का डिडक्शन दे देंगे, नहीं। आपको हम मैक्सिमम कितने सालों का डिडक्शन देंगे, मैक्सिमम पिछले 3 सालों का। अच्छा, खर्चे कितने टाइप के होंगे आप तो ये बता दो मुझे बेटा। ये दुनिया की सच्चाई है कि खर्चे 2 ही टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है क्या, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सैलरी, बोनस, कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, A to Z एक्सपेंस। बेटा सभी एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होते हैं असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होते हैं, असेट जिनका बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे बहुत सालों तक मिलता है। तो यार यहां पर ध्यान से सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी मतलब सब समझते हैं बेटा, सैलरी का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग पर्क्स। आप पता है अब इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको शायद ये भी पता होगा व्हाट इज परक्विजिट्स। पता है आपको? मैं आपको बता देता हूं बेटा, परक्विजिट मतलब होता है फैसिलिटी, बेनिफिट, गिफ्ट, कोई भी चीज जो आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, कोई भी बेनिफिट जो आपको एम्प्लॉयर ने, कोई भी फैसिलिटी जो आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट। जैसे कि एक चीज एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक टैक्सी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक कार प्रोवाइड की है, तो क्या कार एक फैसिलिटी है आपके लिए? यस, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, परक्विजिट। आपके एम्प्लॉयर ने बेटा कार का ड्राइवर प्रोवाइड किया, क्या वो भी एक फैसिलिटी है? यस। आप समझना बेटा, परक्विजिट मतलब होता है कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर। जैसे आपके एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि आपको जो भी, अगर आपको कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो तो मेरा हॉस्पिटल है या फिर ये XYZ हॉस्पिटल है, आप यहां पर जाके क्या करवा लो, आपका इलाज करवा लो। क्या ये भी एक बेनिफिट है, फैसिलिटी है? यस। अरे हाँ या ना? तो बेटा यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है सैलरी, लेकिन किसको छोड़ के, परक्विजिट को छोड़कर। मतलब बेटा आपने जो भी सैलरी पे करी है ना, आपको उसका क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है। लेकिन किसका नहीं मिलेगा, परक्विजिट्स का। परक्विजिट क्या आपको ऑलरेडी क्लियर है, व्हाट इज परक्विजिट्स? अरे यस और नो? सेकंड देखिए बेटा, सेकंड एक और क्या लिखा है, मटेरियल। मतलब ध्यान से सुनिएगा, अब एक बार आप मुझे बताएंगे सब लोग, हम पढ़ रहे थे इन हाउस रिसर्च, और इन हाउस रिसर्च में हम क्या पढ़ रहे थे, इन हाउस रिसर्च में हम पढ़ रहे थे प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बताया कि मैक्सिमम कितने सालों का डिडक्शन मिलेगा, 3 साल, पिछले 3 साल मैक्सिमम। अरे यस और नो? उसमें भी मैंने आपको बताया खर्चे 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में बेटा 2 खर्चों का डिडक्शन मिलने वाला है, फर्स्ट इज सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड सेकंड विल बी मटेरियल। एक तो क्या मिलने वाला है बेटा, सिर्फ ध्यान से सुनना बेटा, आपको सिर्फ इतना सा समझना है, जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये सिर्फ इतना सा समझना है, बाकी सेक्शन हो गया पूरा इसी से। तो मैंने आपसे क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको 2 डिडक्शन मिलने वाले हैं, फर्स्ट इज सैलरी, परक्विजिट को छोड़ के, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, मटेरियल।
इतना क्लियर है? आपको दो खर्चे आपको याद रखना पड़ेंगे। फर्स्ट इज सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, सेकंड विल बी मटेरियल। अच्छा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आपको ऑलरेडी पता है? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ व्हीकल, ये सब क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत आसान है और यही तो अपने काम को आसान कर देगा। सेक्शन नंबर 35 होता है सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको कितना परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा? 100%। ध्यान से सुनना बेटा, पीजीबीपी के अंदर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज तो मैंने आपको पीजीबीपी में ध्यान रखने की बात बताई थी कि कभी भी किसी भी खर्चे का डिडक्शन जब भी मिलता है जब वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो। वो याद है आपको? वो बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक और चीज मैं आपको आज बता रहा हूं बेटा, अगर आप इसको याद रखोगे ना आपको बहुत कम तकलीफ होने वाली है एग्जाम में। बेटा पीजीबीपी की दुश्मनी है जमीन से। पीजीबीपी के किसी भी सेक्शन में कभी भी किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? लैंड को। मतलब आप समझ लो बेटा, लैंड का बेनिफिट कभी भी पीजीबीपी में मिल ही नहीं सकता। आप चलिए सेक्शन नंबर 32 के पास, सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, क्या वहां पर लैंड नाम का कोई एसेट आपने देखा था? नहीं। अच्छा लैंड पे तो आप भी लॉजिकली मुझे बता सकते थे सर लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है इसलिए उस पर क्या नहीं मिलता? डेप्रिसिएशन। बेटा वो तो एक छोटी चीज हो गई, मैं तो आपको बता रहा हूं आगे भी किसी भी सेक्शन में पीजीबीपी के किसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला? लैंड को। मतलब आप मुझे बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन क्या लैंड का मिलेगा? नहीं। आपको पता है एग्जाम में आएगा ये पॉइंट और बिना इसके एग्जाम मतलब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि इसमें लैंड की बात ना हो पीजीबीपी में। तो आपको पता है वो क्या बोलेगा? वो आपके सामने बेटा मैं आपको एक एग्जाम का पॉइंट बता रहा हूं, वो कैसे आपसे बात करेगा। वो बोलेगा आपने 2 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करें, 2 करोड़ रुपए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च करें, इसमें से बोलेगा 50 लाख की लैंड थी। तो आप मुझे बताओ कितने का डिडक्शन मिलेगा आपको? सर लैंड को हटा दोगे, लैंड को हटा दोगे बेटा, कितना बचेगा? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, यस और नो? तो उतने का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। आपको पता है खुद से जब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद से याद आ जाएगा, इतनी बार आपके सामने लैंड आने वाला है। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं आप तो खुद से याद ही रखो ना कि पीजीबीपी में कभी भी किस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा? लैंड का। किस किस को इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी सिर्फ इतनी सी अगर बात क्लियर हो गई मतलब हो गया सेक्शन। एक बार हाथ उठा दे किस किस को इतनी बात क्लियर है? चलिए कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं जल्दी से? सेक्शन नंबर 35 फुल एनर्जी के साथ। सेक्शन नंबर 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। 2 टाइप की हो सकती है, इन हाउस और आउटसोर्स। इन हाउस वाली जो रिसर्च होगी मतलब खुद की रिसर्च खुद कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? इन हाउस रिसर्च। आउटसोर्स किसे बोलेंगे बेटा? किसी दूसरे को अपन पैसा दे रहे हैं तो आउटसोर्स। अभी अपन आउटसोर्सिंग पढ़ रहे हैं या इन हाउस पढ़ रहे हैं? अभी अपन पढ़ रहे हैं इन हाउस। अच्छा इन हाउस भी 2 टाइप की हो सकती है, प्री कमेंसमेंट और पोस्ट कमेंसमेंट। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्री कमेंसमेंट। अगर प्री कमेंसमेंट जितना मैं आपको बता चुका हूं अगर इतना आपको समझ आ गया मतलब हो गया आपका सेक्शन। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्री कमेंसमेंट। एक चीज जो आपको याद रखना चाहिए, प्री कमेंसमेंट में मैक्सिमम कितने सालों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है? 3। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पिछले 3 सालों के जो भी खर्चे होंगे उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बेटा खर्चे 2 टाइप के होंगे, फर्स्ट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ 2 खर्चों का बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट इज सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, सेकंड इज मटेरियल। क्लियर है आपको इतनी बात? अच्छा ध्यान से सुनना सभी लोग, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको लैंड को छोड़ के सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मिलने वाला है? 100% डिडक्शन। एक सेकंड, 100% डिडक्शन, क्या आप सही सुन रहे हैं? सेक्शन 35 की खासियत ही क्या है बेटा? वो आपको क्या देने वाला था? कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन। अच्छा अब बात करेंगे बेटा पोस्ट कमेंसमेंट की, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनना आप लोग। अब तो एक काम करता हूं, अब तो मुझे इस चार्ट की भी जरूरत नहीं है, हो गया ये चार्ट वार्ट। तो अब तो मुझे ये बता दीजिए पोस्ट कमेंसमेंट कितने टाइप के खर्चे होंगे ये बताओ जल्दी से। सर खर्चे तो जिंदगी में 2 ही टाइप के हो सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो अपन पोस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां भी कितने टाइप के खर्चे होंगे? सर 2, फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकंड इज कैपिटल। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कहानी हमेशा सेम ही चलेगी, लैंड को छोड़ के सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको क्या मिलने वाला है? 100% डिडक्शन। क्या मैं ऐसा लिख दूं 100% डिडक्शन एक्सेप्ट फॉर लैंड? अच्छा लैंड को क्यों बाहर किया है? बेटा पीजीबीपी की और लैंड की लड़ाई है। कभी भी पीजीबीपी में लैंड का बेनिफिट मिल ही नहीं सकता किसी भी ये छोड़ो भाड़ में रहा ये सेक्शन। मैं तो बोल रहा हूं आगे भी कोई सेक्शन आएंगे, कई सेक्शन आएंगे जो कि पता है सबसे पहले लात मारेंगे लैंड को, बोलेंगे तुझ पे हम कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सेक्शन नंबर 35 इसने किसको लात मार दी है? लैंड को। लेकिन आपको तो ध्यान रखना है पीजीबीपी में लैंड से रिलेटेड 1 रुपए का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है प्री कमेंसमेंट में
सिर्फ 2 खर्चे अलाउड हुए थे, कौन कौन से हुए थे? सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट और मटेरियल। बेटा यहां पर आपको ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विल बी अलाउड। अब एक काम करिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मुझे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना है। एक सेकंड बेटा, पोस्ट कमेंसमेंट और प्री कमेंसमेंट में फर्क कहां है? पोस्ट कमेंसमेंट और प्री कमेंसमेंट में फर्क कहां है? पहली चीज तो प्री कमेंसमेंट में मैक्सिमम कितने सालों के खर्चों के डिडक्शन मिलेंगे? 3 सालों के। वो प्री कमेंसमेंट के लिए था स्पेसिफिक पॉइंट। बाकी बेटा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्री और पोस्ट में कोई फर्क है या सेम है? क्यों यार सेम क्यों है? आप लोग बताएं मुझे सेम क्यों है? सर वहां पर भी 100% डिडक्शन था एक्सेप्ट फॉर लैंड, यहां पर भी 100% डिडक्शन है एक्सेप्ट फॉर लैंड। तो बेटा फर्क कहां है? सिर्फ। और आपको पता है फर्क क्या है? सर यहां पर सभी, पोस्ट में सभी अलाउड है, लेकिन प्री में सिर्फ 2 अलाउड थे। कौन कौन से? सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल। किस किस को ये बात क्लियर है अच्छे से? बैठ जाइए, वेरी गुड। आप बच्चे ध्यान से सुनना, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, मतलब इसका लॉजिक क्या है। आपको पता है जब आपको प्री कमेंसमेंट का जो बेनिफिट मिला था, प्लीज सुन लेना, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको पता है प्री कमेंसमेंट में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ 2 खर्चे अलाउड हुए थे। उसकी वजह बताऊं मैं आपको? आपका हक नहीं बनता था प्री कमेंसमेंट का बेनिफिट लेने का, सरकार ने आपको एडिशनल बेनिफिट दिया था। आप समझिए मेरी बात, आपका बेटा हक नहीं था प्री कमेंसमेंट। अरे सीधी सी बात है बेटा, आपको करंट ईयर का डिडक्शन मिलना चाहिए था करंट ईयर में, लेकिन सरकार ने क्या बोला? मैं तो आपको पिछले 3 सालों का बेनिफिट दे रही हूं। यस और नो? तो आपका हक नहीं था, सरकार ने फिर भी आपको बेनिफिट दिया। पता है क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च करना बहुत जरूरी थी और सरकार आपको इनकरेज, मोटिवेट करना चाहती थी। लेकिन बेटा जब सरकार ने आपको हक दिया, मतलब हक नहीं था तो भी बेनिफिट दिया, तो सरकार ने आपको बेनिफिट लिमिटेड दिया, सिर्फ 2 खर्चों पे दिया। कौन कौन से खर्चों पे दिया? सैलरी और मटेरियल। सैलरी में परक्विजिट को छोड़ के और क्या दिया? मटेरियल। लेकिन बेटा आज जब आप पोस्ट कमेंसमेंट में खड़े हो ना, तो आपका हक है किस चीज का बेनिफिट लेना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई नहीं रोक सकता आपके हक को। आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्री कमेंसमेंट में आपका हक नहीं था, सरकार ने फिर भी बेनिफिट दिया, तो लिमिट लगाते हुए दिया कि ज्यादा से ज्यादा 3 सालों का बेनिफिट दूंगी और सिर्फ 2 खर्चों का बेनिफिट दूंगी रेवेन्यू के केस में। किस किस को ये बात क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब बेटा ये एक पार्ट आपको मैं बता दूं, ये मेजॉरिटी ऑफ पार्ट हो चुका है सेक्शन नंबर 35 का। अभी जब मैं रिवाइज करवाऊंगा ना, आप 30 सेकंड में इसको खत्म कर दोगे। इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे अब पार्ट बी। पार्ट बी क्या था अपना? पार्ट बी था अपना आउट हाउस। अरे वो 2 मिनट का ही एरर, ध्यान से सुन लो सब लोग। पार्ट बी क्या था आपका? आउट हाउस। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। सब लोग ध्यान से सुनना। अगर बेटा आपने डोनेशन दिया है राहुल आईसीयू, कोई राहुल नाम का बच्चा तो नहीं है अपनी क्लास में? इधर ध्यान से सुनना बेटा, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, याद रखने की इसको ट्रिक है, मार्केट में चलती है, अपनी ट्रिक नहीं है, मार्केट में चलती है। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर पार्ट बी याद रखने की ट्रिक है। अगर आपने डोनेशन दिया है राहुल आईसीयू को, राहुल आईसीयू में बेटा आर का मतलब है रिसर्च एसोसिएशन, मतलब कोई ऐसी एसोसिएशन जो बनी ही किस लिए थी? रिसर्च करने के लिए। सेकंड बेटा आपने दिया है आईसीयू में, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, सी का मतलब है कॉलेज, यू का मतलब है यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपसे क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर आपने डोनेशन किसको दिया है बेटा? राहुल आईसीयू, जिसमें आर का मतलब क्या है? रिसर्च एसोसिएशन, आई फॉर इंस्टीट्यूट, सी फॉर कॉलेज, यू फॉर यूनिवर्सिटी। तो बेटा अगर आपने इन लोगों को डोनेशन दिया है तो आपको कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 100%। जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना देखेंगे। किस किस को दिया है बेटा? 4 लोग। याद कैसे रखोगे? राहुल आईसीयू में है, और राहुल आईसीयू में आर का मतलब क्या है? रिसर्च एसोसिएशन। ये वाला राहुल नहीं, वो दूसरा है। रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। लेकिन एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को डोनेशन दोगे? क्या उसका डिडक्शन आपको मिलना चाहिए? नहीं। सॉरी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा दूर पहुंच गया, विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं। आपने बेटा विक्रमादित्य को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, क्या उसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिलना चाहिए? नहीं जी। इतने में विक्रमादित्य बिक जाएगा। बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, यहां पर एक वर्ड लिखा है जो बहुत काम का है, जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया और मैंने आपका ध्यान दिलवाया भी नहीं था। आप हर किसी राहुल आईसीयू को नहीं, अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, मतलब ऐसे राहुल आईसीयू जो कि किस लिए ही बने थे बेटा? रिसर्च वगैरह करने के लिए। आपको पता है ये विक्रमादित्य तो फर्जी बीकॉम की डिग्री दिलवाने के लिए बना है, ये क्या रिसर्च करने के लिए बना है? आपको ऐसा लगता है? नहीं। तो बेटा किसके लिए? अप्रूव्ड राहुल आईसीयू। आर से क्या हो जाएगा? रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, आई से इंस्टीट्यूट, सी से कॉलेज और यू से यूनिवर्सिटी। या फिर बेटा आपने डोनेशन दिया है आईआईटी को, आप मुझे बताओ क्या ये डोनेशन, क्या उसको डोनेशन देना जरूरी है? आईआईटी आप समझिए बेटा, आईआईटी अरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। या फिर बेटा नेशनल लेबोरेटरी,
ये बनी ही किस लिए है? रिसर्च करने के लिए, इंडिया की तरक्की के लिए। तो बेटा अगर आपने इनको भी डोनेशन दिया ना, तो जो जितना आपने डोनेशन दिया आपको 100% क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। तीसरी चीज बेटा, आपने डोनेशन दिया है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी इंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक सेकंड, आपने बेटा मैसेज मार्जिन कंपनी को डोनेशन दे दिया। पहली बात तो वो कंपनी नहीं है, उसके सिर्फ नाम में कंपनी लिखा है बेटा, वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी कोई कंपनी ओपन नहीं कर सकता है, आपको पता होगी ये बात, पता है आपको। तो बेटा ये मैसेज मार्जिन कंपनी में एक कंपनी वैसे ही है जैसे वो ऐसा होता है ना मार्जिन सन्स, सिर्फ नाम का जो होता है। तो बेटा आपने पता है आपने डोनेशन किसको दिया? ध्यान से सुन लो यार, आपने डोनेशन दिया मैसेज मार्जिन कंपनी को, क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? नहीं बेटा, क्या लिखा है वर्ड देखिए, लिखा पढ़िए आप। पहली चीज तो अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्रूव्ड कौन करेगा बेटा? सरकार। अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड, इंडियन होना चाहिए। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन नहीं, कौन सी होना चाहिए? इंडियन कंपनी। बेटा इंडियन भी होना चाहिए, कंपनी भी होना चाहिए, और क्या भी होना चाहिए? अप्रूव। आप मुझे एक चीज बता दीजिए ना, एक मेरा आपसे क्वेश्चन, उसके बाद मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए, जब रिलायंस इंडस्ट्री ने या फिर मुकेश अंबानी जी ने या फिर रतन टाटा जी ने डोनेशन दिया होगा भारत बायोटेक को, वो इधर आएगा, इधर आएगा या फिर इधर आएगा? सर दैट वाज नॉट अ रिसर्च एसोसिएशन, दैट वाज नॉट अ इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दैट वाज अप्रूव्ड इंडियन कंपनी इंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस। आप समझिएगा मेरी बात। तो यहां पर एक काम करते हैं बेटा, अभी कोई समेशन नहीं होगा, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पार्ट बी क्या था? कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, डोनेशन टू आउटसाइडर या फिर आउटसोर्स या फिर आउट हाउस। इसमें मैंने आपको क्या बताया? अगर आपने डोनेशन दिया है अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, क्या है अप्रूव्ड राहुल आईसीयू का मतलब? रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, 100% डिडक्शन। जितना दिया 100 करोड़ दिया तो 100 करोड़ का आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। सेकंड मैंने आपको बताया आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरी, कितना डिडक्शन मिलेगा? अगेन 100%। तीसरा मैंने आपको बताया अप्रूव्ड इंडियन कंपनी इंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना मिल जाएगा? 100%। एक सेकंड बेटा, सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा था? 35। जल्दी से ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 1 मिनट में रिवाइज नहीं करवाया तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सेक्शन नंबर 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप, इन हाउस और आउटसोर्स। सेक्शन नंबर 35 2 टाइप की हो सकती है रिसर्च, इन हाउस और आउटसोर्स। अच्छा, इन हाउस में भी 2 टाइप की हो सकती है, प्री कमेंसमेंट और पोस्ट कमेंसमेंट। सर प्री कमेंसमेंट में बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने सालों का मिलेगा? 3 सालों का। वो भी सर रेवेन्यू में सिर्फ 2 खर्चों का मिलेगा, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल। अच्छा, उधर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% डिडक्शन मिलने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट। बट एक चीज का नहीं मिलेगा, लैंड। क्लियर है आपको? अच्छा, पोस्ट कमेंसमेंट में खर्चे अगेन 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू या फिर कैपिटल। अगर कैपिटल है तो कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 100% एक्सेप्ट फॉर लैंड, लैंड को छोड़ के। और बेटा अगर रेवेन्यू है तो आपको कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा? सर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। दैट वाज पार्ट ए, इन हाउस। अच्छा, सेकंड क्या है? आउटसोर्स। अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, आईआईटी, लेबोरेटरी, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, किसी को भी डोनेशन दे दो आपको कितना डिडक्शन मिलने वाला है? 100%। एक काम करिएगा बच्चे ध्यान से, इतना क्लियर था सबको? अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनना सभी लोग, आपको पता है पहले ये सेक्शन इतना आसान नहीं हुआ करता था जितना आसान ये आपको लग रहा है। नहीं बेटा, इसकी वजह है, पहले पता है यहां पर आपको दिख रहा है ये अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, इसमें देखिए क्या लिखा है? साइंटिफिक रिसर्च, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। बेटा यहां पर 150% था, यहां पर 100 था, यहां पर 200% था, यहां पर 150 था कहीं। और इधर बेटा अगर अपन इधर आएंगे ना वापस प्री कमेंसमेंट में, तो कहीं पर 200 था, कहीं पर 175 था, कहीं पर 100 था। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग लकी हैं बेटा, 2 या 3 साल हो चुके हैं इस अमेंडमेंट को। आज की तारीख में तो डिडक्शन कितना ही है? 100% सब जगह, सभी जगह कितना डिडक्शन है? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? 100%। खत्म बात। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा पता है आपको दिक्कत क्या होती थी पहले? ये ना ये सब सेक्शन ये दिख रहा है आपको 3514 या 3516 ऐसे करके एग्जाम में दे देता था, हम ढूंढते रह जाते थे कि कौन से वाले की बात कर रहा है। परसेंटेज भी अलग थे, अपन ऐसे तुक्का लगा नहीं सकते थे। आज की तारीख में आप लोग क्या, आपको सिर्फ पता है, आपको कोई भी सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू रिमेंबर सेक्शन नंबर 35। खत्म बात। सेक्शन नंबर 35, समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, सेकंड चीज, इससे रिलेटेड 2-3 छोटी छोटी सी चीजें देख लीजिए आप लोग, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, सब लोग एक चीज सोच के बताना लॉजिकली।
आपने पता है आपने एक कॉलेज, आपने एक यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया है जो कि अप्रूव्ड थी। अच्छा ये बताइए अप्रूव्ड कौन करता है इन सबको? सरकार ही करती होगी यार। आपने बेटा जब डोनेशन दिया ना उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड थी, आपके डोनेशन देने के 2 दिन बाद उसका अप्रूवल छिन गया। क्या इससे आपके डिडक्शन पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? आपने तो जब दिया था देख के दिया था, उस टाइम पे वो क्या थी यार? अप्रूव्ड। सबको लॉजिकली ये बात क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा है फर्स्ट वाले पॉइंट बेटा, सभी 2-3 छोटी छोटी सी बातें लॉजिकल पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन शैल नॉट बी डिनाइड इफ अप्रूवल ऑफ सच इंस्टीट्यूशन हैज बीन विड्रॉल आफ्टर पेमेंट ऑफ सम बाय एसएससी। बेटा आपके डोनेशन देने के बाद अगर उसका विड्रॉल अप्रूवल छीन लिया जाता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जब दिया था जब वो क्या थी? अप्रूव्ड, तो आपके डिडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। अच्छा सेकंड चीज आप मुझे बताइए बेटा, एक प्लांटिंग मशीनरी आपने खरीदी 10 करोड़ रुपए की, इस पे आपको 100% डिडक्शन मिल गया होगा क्या? सेक्शन 35 में खरीदी थी बेटा, क्या 100% डिडक्शन मिल गया होगा ऑलरेडी? यस। अब मुझे बताओ क्या आप सेक्शन नंबर 32 क्लेम करोगे डेप्रीसिएशन? क्यों नहीं करोगे? लॉजिक बताइए मुझे। सर ऑलरेडी 100% ले चुके हैं, अब कोई डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, नो डेप्रीसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। लॉजिकली क्लियर होना चाहिए सब बातें आपको। सेक्शन 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? जितने भी सेक्शन, अब तो पता है आपको सब इंपॉर्टेंट ही सेक्शन होंगे थोड़े, अब सब इंपॉर्टेंट ही सेक्शन होने वाले हैं। जो नहीं होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये नहीं है। तो यार सेक्शन नंबर 32 आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा आपने एक और चीज पढ़ी थी एडिशनल डेप्रीसिएशन, क्या वो मिलेगा? आप समझिएगा बेटा लॉजिकली, जब डेप्रीसिएशन नहीं मिल रहा है तो एडिशनल कैसे मिलेगा? और आपने तो पढ़ा भी था एडिशनल डेप्रीसिएशन में पॉइंट नंबर 4, ऐसे एसेट जिस पे 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके उस पे क्या नहीं मिलने वाला था? एडिशनल डेप्रीसिएशन। ऑलरेडी पढ़ा हुआ था वहां पर रिस्पेक्टिव जगह पर। इसके बाद एक और चीज बेटा, एक लॉजिकल में आपसे आंसर पूछूंगा, इसको आपको लॉजिकली सॉल्व करना है। बेटा आपने ये बिल्डिंग खरीदी है, ये वाली बिल्डिंग, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, आप मुझे बताओ हम जो खरीदते हैं वो बिल्डिंग होती है लैंड एंड बिल्डिंग होती है? जनरली हम खरीदते हैं बेटा बिल्डिंग भी साथ में लैंड भी खरीद, अपन इसको बिल्डिंग बोलते हैं, अपन इसको घर बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ये क्या होती है यार? लैंड एंड बिल्डिंग। आप मुझे बताओ अगर मैं एपीटी की बिल्डिंग 15 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूं तो क्या 15 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर है ये? आप समझ रहे हैं ना, मेन कीमत तो किसकी है बेटा? लैंड की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप 15 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं बच्चे, 15 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। ये चीज आप जानते हैं कि उस 15 करोड़ रुपए का, उस 15 करोड़ रुपए में बेटा आपको 2 चीज मिल रही है। फर्स्ट इज लैंड, एक तो आपको लैंड मिल रही है और एक आपको बनी बनाई बिल्डिंग मिल रही है उस लैंड के ऊपर, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। यस और नो? अब मुझे एक चीज बताइएगा बेटा, आपने 15 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है और आप एपीटी साइंटिफिक रिसर्च करने वाला है, सेक्शन नंबर 35 मास्टर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे आप एपीटी में बैठ के। ये ना ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक लॉजिकल चीज पूछूंगा आपको आंसर करनी है बेटा। क्या सेक्शन नंबर 35 के अंदर 15 करोड़ का डिडक्शन मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें क्या भी शामिल है? लैंड। आपको पता है लैंड का डिडक्शन तो पीजीबीपी में मिल ही नहीं सकता, लेकिन बेटा यहाँ आपकी मजबूरी क्या है? आपको लैंड की वैल्यू अलग से नहीं पता। अभी जो सेल्स कंसिडरेशन है इसमें लैंड की वैल्यू आपको अलग से नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको लैंड की वैल्यू पता करना पड़ेगी और आपको उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। आपको पता है 15 करोड़ को बाइफरकेट करना पड़ेगा, कितना लैंड का है और कितना बिल्डिंग। जितना लैंड का होगा उस पर आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट, और जितना बिल्डिंग का होगा उस पर आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट। क्या ये बात लॉजिकल है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा एक चीज और बताइए बेटा, ये जो चीज आपने खरीदी है क्या इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? 15 करोड़ पे मिलेगा या लैंड के पोर्शन को छोड़ के डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो बेटा ये एक लॉजिकल सा पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हम बिल्डिंग नहीं खरीदते हैं, व्हाट वी परचेज इज लैंड एंड बिल्डिंग। क्वेश्चन में जनरली वो इस चीज को इग्नोर करेगा, लेकिन कभी अगर उसने लैंड की वैल्यू बता दी आपको तो लैंड को अलग करना पड़ेगा और बिल्डिंग को अलग करना पड़ेगा। किसको आप हटा दोगे? लैंड को। किस पे आपको बेनिफिट मिलेंगे? जो भी बेनिफिट होंगे दैट ऑन बिल्डिंग वाला पार्ट। किसको ये बात क्लियर है अच्छे से? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट एक बहुत समझने वाला पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा सब, इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा फोर्थ वाले पॉइंट का। पढ़िए क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं इसको, और इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग। लिखा है अनएब्सॉर्ब्ड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेम एज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पता है क्या बोलना चाह रहा है? अनएब्सॉर्ब्ड रिसर्च एक्सपेंडिचर
और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको पता है दिक्कत क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता ना कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है। अब बेटा एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, बहुत बहुत काम का है आपके लिए, ठीक है, आप समझते रह जाओगे बेटा नहीं तो, और मैं आपको बता रहा हूं ये आप 5-6 महीने तक ढूंढते रह जाओगे कि होता क्या है ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि बार बार आपके सामने आएगा। आपको मैं बता दूं, आपने एक सेक्शन नंबर 139(4) पढ़ा था, बिलेटेड रिटर्न, वहां पर मैंने आपको बताया था लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते जब तक आपने क्या नहीं करा है, रिटर्न टाइम पे फाइल। 2 एक्सेप्शन बताए थे, कौन कौन से थे, हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, पढ़ा था आपने। बार बार आपके सामने एक वर्ड आएगा बेटा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आज मैं आपको लॉजिकली प्रूव करने की मतलब बताने की कोशिश करूंगा व्हाट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, समझिएगा। और मैंने आपको शायद बताया था पीडीबीपी में आपको पेशेंस ही रखना है बेटा, है ना, पीडीबीपी में सिर्फ पेशेंस रखना, आप भरोसा रखना, बस क्लास आप अटेंड करते जाइए और जितना मैं आपको करवाते जा रहा हूं उतना बस मेरे साथ करते जाइए, उसको सब कुछ याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी और क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी मेरी, मतलब आपसे क्वेश्चन खुद बनेंगे एक क्वेश्चन करवाने के बाद मेरा, ठीक है। सिर्फ ये गलती मत करना कि पीडीबीपी आप छोड़ दो या फिर क्लास मिस करना स्टार्ट कर दो, बेटा ये गलती मत करना, बहुत भारी पड़ जाएगा आपको, इससे दमदार कोई टॉपिक है नहीं आपका। बेटा पीडीबीपी ही वो टॉपिक है जो आपको इजीली पास करवा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसको एक बार आपने मेरे साथ क्लास में मेहनत कर ली ना, अगली बार आपको सिर्फ इसको रीड करके जाना है, सिर्फ इसको रीड करना है बेटा, इसमें एक बार मेहनत लगती है, दूसरे टॉपिक को आपको वापस से भी रिवाइज अच्छे से करना पड़ता है, इसको नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ आपके पास प्रॉफिट पीडीबीपी अकाउंट, मतलब पीडीबीपी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इन लॉस, आपको मैंने बताया हुआ है ये क्या होता है। यहाँ पर क्या आता है बेटा, सेक्शन नंबर 28, एक और सेक्शन आता है जो अभी आपको नहीं पता, सेक्शन नंबर 41। अच्छा इस साइड क्या जाएंगे, सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, आज अपन बात करेंगे फिगर्स के अंदर। बेटा ये जो फिगर्स है ना, यहां पर मान लीजिए आपका टर्नओवर था 10 करोड़ और आपकी जो खर्चे है ना, सेक्शन नंबर 32 को 2 मिनट हटा रहा हूं, आपकी ये टोटल खर्चे हैं बेटा 9 करोड़ 50 लाख। आप मुझे बताओ कितना पीडीबीपी दिख रहा है आपको? सर 10 करोड़ का इनकम है और 9 करोड़ 50 लाख के एलिजिबल, बेटा लिखा है वर्ड पीडीबीपी, मतलब ये एज पर पीडीबीपी है सब कुछ, तो कितने का पीडीबीपी दिख रहा है आपको? 50 लाख। एग्री करते हैं इस बात से? अभी पता है आप एक सेक्शन का बेनिफिट नहीं लिया अभी आपने, दैट वाज सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। बेटा जैसे ही आप डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन के पास गए, डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन बोल रहा है 1 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन। अब बताओ पीडीबीपी है या लॉस है? अब कितने का लॉस दिख रहा है आपको? 50 लाख। बच्चे ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन बोलता है, सेक्शन नंबर 32 बोलता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सेक्शन नंबर 32 बोलता है कि अगर मेरी वजह से लॉस आ रहा है ना तो लॉस मत आने देना। सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है? अगर मेरी वजह से लॉस आ रहा है तो रुक जाना। आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस आ रहा है? अरे यस और नो? सेक्शन नंबर 32 बोलता है कि अगर मेरी वजह से लॉस आए तो रुक जाना, उतना ही लेना जिससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए, लेकिन लॉस मत आने देना। कितना ले लोगे आप यहाँ पर? सर वी विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ 50 लाख रुपीस। लेकिन बेटा कायदे से देखा जाए तो कितना डेप्रिसिएशन था आपके पास? 1 करोड़। इसको 1 मिनट अपन चेंज कर लेते हैं बेटा कि आपका डेप्रिसिएशन 1 करोड़ 20 लाख था, तो कितना डेप्रिसिएशन था? 1.20 करोड़। इसमें से कितना ही आपको मिल पाया? 50 लाख। कितना नहीं मिल पाया? बेटा ध्यान से सुनना, आज के बाद इस 70 लाख को हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा है जो लॉस ना होने देने की वजह से रुक गया था, बच गया था। इसने क्या दे दिया था बेटा? अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसको क्या बोलोगे आप आज के बाद? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आपको पता है क्योंकि इसने बेटा एक अच्छा काम करा था, लॉस नहीं आने दिया था, इसीलिए सरकार ने इसको पता है एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया था? क्या दिया था बेटा? इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। किस किस को अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लियर है बेटा? ये क्लियर होना चाहिए, बहुत काम की चीज है आपके लिए। तो आपको समझ क्या आया जब आप पीडीबीपी कैलकुलेट कर रहे थे किसकी वजह से लॉस आ रहा था? डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या करा? डेप्रिसिएशन को कम कर दिया, और जितना कम कर दिया उस पोर्शन को आप क्या बोलोगे आज के बाद? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सिर्फ डेप्रिसिएशन का लॉस अलग। बेटा इसमें पता है इससे आपको फायदा है, सरकार ने इसके थ्रू एसएससी को फायदा पहुंचाया। पता है नॉर्मल बिजनेस लॉस होता है ना, आगे आप पढ़ोगे बेटा, वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। कितने साल तक? मतलब जो करंट ईयर में लॉस हो गया उसको आप कितने साल तक आगे ले जा सकते हो? मत लिखो, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको कि फर्क क्यों है। नॉर्मल लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 साल।
आपको पता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर इनडेफिनिट पीरियड। कितने टाइम तक हो सकता है? कितने भी टाइम तक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको पता है नॉर्मल बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, लेकिन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न टाइम पे फाइल करने की जरूरत नहीं। बेटा बहुत सारे बेनिफिट पता है जो किसको मिले हुए हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को। असेसी के फेवर में है ये चीज। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आज की तारीख में व्हाट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या आज के बाद ध्यान रखोगे आप? चलिए अब एक काम करते हैं। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे क्या? एक बार रिपीट में कर दूंगा, रुक जा। अभी बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है अनएब्सॉर्ब्ड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर किसकी तरह हो जाएगा? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मतलब बेटा अगर साइंटिफिक रिसर्च की वजह से लॉस आ रहा होगा, ध्यान से सुनना, तो आप उसको भी रोक दोगे। जैसे आप डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस को रोक रहे थे, आप किसको भी रोक दोगे बेटा? अनएब्सॉर्ब्ड रिसर्च एक्सपेंडिचर को। आप समझ रहे हो ना? जैसे मान लो यार डेप्रिसिएशन की जगह यहां पर सेक्शन नंबर 35 होता और उसमें 1 करोड़ 20 लाख लेना होता, तो आप 1 करोड़ 20 लाख नहीं लेते, आप मात्र कितना लेते? 50 लाख, और आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाता? 0। आपका प्रॉफिट लॉस हो जाता 0, और बेटा जितना 70 लाख बच जाता, ये क्या कहलाता? अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो डेप्रिसिएशन है वैसा ही क्या हो जाएगा? इसके अलावा और कुछ नहीं बेटा। जैसा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वैसा ही क्या हो जाएगा? अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अब एक काम करिए, इस सेक्शन को पहले मैं कंक्लूड करवा रहा हूं, फिर मैं आपका वो क्लियर कर दूंगा एक बार और। ध्यान दीजिएगा सभी लोग एक बार। अब बेटा आपको पार्टिसिपेट करना है सेक्शन नंबर 35 के अंदर। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, आप सेक्शन 35 में कोई भी गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। सेक्शन 35 में कोई गलती का स्कोप ही नहीं है, और वो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो आपको याद रहेगा वैसे भी। तो सेक्शन नंबर 35 का नाम बता दीजिए आप मुझे एक बार। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक सेकंड। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन, जल्दी से। सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कंप्यूट पीडीबीपी। सेक्शन नंबर 30 रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। सेक्शन नंबर 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। क्या पढ़ा हमने एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च में? इन हाउस, आउटसोर्स। इन हाउस, आउटसोर्स। इन हाउस में क्या पढ़ा? प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट। प्री कमेंसमेंट में पिछले मैक्सिमम 3 साल, रेवेन्यू में सिर्फ 2 खर्चे, सैलरी और मटेरियल, परक्विजिट्स को छोड़कर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर लैंड। इतना क्लियर? अच्छा पोस्ट कमेंसमेंट अगेन 2 टाइप के खर्चे, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में बेटा कोई भी 100%, कैपिटल में भी कोई भी 100%, लेकिन एक को छोड़कर लैंड। अच्छा एक चीज बताओ, क्या सिर्फ सेक्शन 35 लैंड को आउट कर रहा है या सभी सेक्शन लैंड को आउट कर देंगे? पीडीबीपी की एक सच्चाई है बेटा, पीडीबीपी में लैंड का डिडक्शन तो मिल ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा सेकंड चीज, ये तो हुआ इन हाउस। एक होता है बेटा आउटसोर्सिंग, या फिर डोनेशन टू आउटसाइडर, या फिर कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, या फिर आउट हाउस रिसर्च। आपने किसी और को पैसा दिया, पैसा अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दिया, तो 100% डिडक्शन मिलने वाला है। अरे यस और नो? आपको पता है अगर आपने सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन ले लिया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किस किस को ये बात क्लियर है? अच्छा आपने जिस टाइम पे डोनेशन दिया था उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी अप्रूव थी, वो कॉलेज अप्रूव था, बाद में उसका अप्रूवल छिन गया, तो आपकी कोई गलती है क्या? नहीं। क्या आपके डिडक्शन पे उसका कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये सब बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अब बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एक बार वापस से इधर सुन ले यार। कृष्णा नाम है, ये तू पीडीबीपी बना रहा है। पीडीबीपी होता क्या? यही होता है क्या पीडीबीपी? ऐसे ही होता है पीडीबीपी। तो बेटा यहां पर आ जाती है इनकम, सेक्शन नंबर 28 जो आप पढ़ चुके हैं। आपको पता है सेक्शन नंबर 28 के अंदर वो 11 चीजें थी। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो 2-3 चीजें, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, लाइसेंस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक। इधर ध्यान से सुनिएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बोलूं तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। हाँ वहां था नॉन कम्पीट फी, पार्टनर को पार्टनरशिप से कुछ भी मिले, मेंबरशिप फी, जिम वगैरह की मेंबरशिप फीस, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, आपके कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन होने पे कोई कंपनसेशन मिला, दैट वाज आल्सो टैक्सेबल अंडर दी हेड पीडीबीपी। गिफ्ट मिला है बेटा, गिफ्ट मिला है, क्लाइंट से मिला है गिफ्ट,
कहाँ टैक्सेबल होगा? पीडीबीपी के अंदर। पार्टनर को कुछ भी मिला यार, कुछ भी मिला, कहाँ टैक्सेबल होगा? पीडीबीपी के अंदर। तो बेटा वो सेक्शन नंबर 28 जो आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद बेटा एक और सेक्शन है, सेक्शन 41, लास्ट में पढ़ोगे आप। 4 और चीजें टैक्सेबल होने वाली है, जिसमें से एक तो आप पढ़ चुके हो, बैलेंसिंग चार्ज। मैंने आपको बताया था 80 रुपए के असेट को जब आप 89 में बेच देते ना, एसएलएम मेथड के केस में 80 रुपए की चीज को जब आप 89 में सेल करते थे तो 9 रुपए का जो प्रॉफिट आता था उसको आप क्या बोलते थे बेटा? बैलेंसिंग चार्ज, है ना। पूरा पीडीबीपी मैं आपकी ग्रिप में ले आऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्लास में अटेंटिव रहना है, बस क्लास में रहना है आपको, और आपको जो डाउट हो ना उसी टाइम पे पूछ लिया करो। तो सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 41। इसके बाद बेटा यहाँ पर खर्चों के बहुत सारे डिडक्शंस आपने पढ़े, सेक्शन 30 से लेके 35 तक अपन पहुंच चुके हैं, है ना। एग्री कर रहे हो इस बात से? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने, अगर मैं अमाउंट टर्म्स में बात करूं तो बेटा इनकम वाले साइड का टोटल आ रहा है 10 करोड़ और खर्चे वाले साइड का टोटल कितना आ रहा है? 9 करोड़ 50 लाख। कितना पीडीबीपी दिख रहा है अभी तक के पोर्शन पे? इसको हटा रहा हूं मैं। अभी तक कितना पीडीबीपी दिख रहा है आपका? अभी तक दिख रहा है सर 10 करोड़ की इनकम, 9.5 करोड़ के एक्सपेंस, मतलब 50 लाख का पीडीबीपी। अभी पता है, आप पता है एक चीज का डिडक्शन अभी लेना बाकी है। किसका डिडक्शन लेना बाकी है? डेप्रीसिएशन। दिस इज डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32। आपको पता है दिक्कत क्या है? अगर मैं यहां पर डेप्रीसिएशन लिख दूं, कितना लिख दूं? 1.2 करोड़ रुपीस, तो लॉस आ जाएगा 70 लाख का। इधर लिखना पड़ेगा मुझे लॉस 70 लाख। अरे यस और नो? सरकार आपसे बोल रही है कि लॉस डेप्रीसिएशन की वजह से मत आने दो। क्या बोल रही है बेटा? किसकी वजह से लॉस मत आने दो? डेप्रीसिएशन। सरकार बोल रही है डेप्रीसिएशन की वजह से लॉस आ रहा है ना, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो आप एक काम करो ना, डेप्रीसिएशन बाद में ले लेना उतना। सरकार आपसे क्या बोल रही है? डेप्रीसिएशन की वजह से आपको लॉस आ रहा है तो डेप्रीसिएशन की वजह से लॉस मत आने दो, उतना डेप्रीसिएशन आप कब ले लेना बेटा? अगले वाले सालों में। तो आपने पता है यहां पर डेप्रीसिएशन को 1 करोड़ 20 की जगह कितना लिखूं कृष्णा? यहां पर कितना लिख दूं? वेरी गुड सर, यहां पर डेप्रीसिएशन लिख दिया जाए 50 लाख। आपको पता है यहां 50 लाख लिखने से क्या होगा? मैं आ जाऊंगा सर ब्रेक इवन पॉइंट पे, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। चलेगा बेटा, चलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और कितना डेप्रीसिएशन आप क्लेम करना रह गया आपका? 50 लाख आप तो ले चुके हो, कितना रह गया है सर? 70 लाख रुपीस। बेटा ये जो 70 लाख बच गए, इसी को क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। किस किस को ये बात अब क्लियर है? हाँ, इस पॉइंट का बेटा, इस पॉइंट का सही मतलब क्या है? ध्यान दीजिए सभी लोग। जो आपका अनएब्सॉर्ब्ड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसको आप सेम ट्रीटमेंट करोगे जैसा आप डेप्रीसिएशन को कर रहे थे, मतलब उसकी वजह से भी आप क्या नहीं आने दोगे? लॉस। वो भी कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? अनलिमिटेड ईयर्स। उसका भी, उसके लिए भी आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करने की जरूरत नहीं पड़े। आप समझ रहे हैं? जो ट्रीटमेंट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्ट के लिए होता था वही किसके लिए हो जाएगा? अनएब्सॉर्ब्ड रिसर्च एक्सपेंडिचर। बैठ जाइए सभी लोग। सेक्शन 35 क्लियर है आपको? अच्छा, इससे पहले एक और सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 50। कौन सा था वो? सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। एनालिसिस में क्या ध्यान रखना था? अगर असेट भी है और डब्ल्यूडीवी भी है तो कौन जीतता था? डेप्रीसिएशन। आपके सामने तो मैं लिख रहा हूं यहां पर असेट डब्ल्यूडीवी। एक सेकेंड, असेट डब्ल्यूडीवी दोनों हैं, बताओ कौन जीतेगा? दोनों है तो कौन जीतेगा? डेप्रीसिएशन। अच्छा, असेट है डब्ल्यूडीवी नहीं है? असेट नहीं है डब्ल्यूडीवी है? दोनों नहीं है? चलिए, मतलब आपको क्लियर तो है चीजें? पेशेंस रख के बैठे हुए हो। पीडीबीपी बेटा एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जगह मैं भी होता ना तो मेरे को भी थोड़ी सी वो होती कि यार ये मतलब पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा ना, उस दिन आप समझ जाओगे। उस दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे थे, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जितनी बारीकी में पढ़ा इतनी बारीकी की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आप लोग बस अभी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी आपको बैठे रहना है बेटा, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ सुनना है, अच्छे से चीजें कवर करनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक सेक्शन की बात करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सही में ही बताने नहीं दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब क्या होता है? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? सर, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो खर्चा होता है ना सर, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं, कभी कभी वो लीगल फीस पे करते हैं वकील को, कंपनी सेक्रेटरीज को, वो सब अमाउंट क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। किस किस को ये ऑलरेडी पता था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है?
अच्छा वेरी गुड। मैं आपको बता दूं बेटा, जिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस समझते थे, यहां पर उसका मतलब वो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, वो नहीं है जो एग्जैक्टली आप समझते थे। सेक्शन नंबर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा ध्यान से सुनना, आप पता है आज तक क्या समझते, आप आज तक पता है आपने जो पढ़ा है, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के खर्चे को क्या बोलते हो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बेटा सेक्शन 35D बोल रहा है कि वाई ओनली कंपनी, वाई नॉट पार्टनरशिप फर्म, वाई नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप समझ रहे हैं, वाई नॉट LLP, किसी भी असेसी के बनने से पहले का अगर कोई खर्चा होगा तो क्या कहलाएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इतनी बात क्लियर है आपको? एक और चीज बेटा, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है ए, मान लीजिए बेटा एक कंपनी है टाटा, ठीक है, एक कंपनी है टाटा, इसके ऑलरेडी हजारों बिजनेस होंगे, यस, तो इसके 1000 बिजनेस तो ये रखे हुए हैं, 1000 बिजनेस। बेटा ये एक अपना न्यू बिजनेस ओपन कर रही है, कंपनी आज भी एक ही है बेटा, टाटा, एक ही कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, टाटा कंपनी की, इसके ऑलरेडी कितने बिजनेस है? 1000। एक न्यू बिजनेस कर रही है 1001 बिजनेस। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, सब लोग समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी है ना, क्योंकि आपको कुछ और पता है और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और है, इसलिए एक बार में बस सुन लो बेटा। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग असेसी न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उस बिजनेस से स्टार्ट होने के पहले के खर्चे भी क्या कहलाने वाले हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दो टाइप के होंगे, एक तो असेसी के बनने से पहले का खर्चा क्या हो जाएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो आपको भी मालूम था। एक और पता है, असेसी तो ऑलरेडी है, असेसी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उस नए बिजनेस से पहले के खर्चे भी क्या हो जाएंगे बेटा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। किस किस को ये बात क्लियर है? बिल्कुल लॉजिकल बात है बेटा, प्रीलिमिनरी वर्ड का मतलब ही होता है, वो तो हमने उसको कंपनीज एक्ट से इनको मतलब रिलेट करके रखा है कि कंपनी के बनने से पहले के खर्चे क्या हो जाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो सेक्शन नंबर 35D इज टॉकिंग अबाउट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, असेसी के बनने से पहले के खर्चे। एक बार सिर्फ ये रीड कर लीजिए, रीड करके मैं रीड नहीं करूंगा बेटा, आप एक बार रीड कर लीजिए और रीड करके भूल जाना। जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जल्दी। COP का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अभी अपन समझेंगे व्हाट इज COP। COP मतलब क्या होने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा एक और चीज लिखिए, CE, कैपिटल एम्प्लॉयड। CE मतलब क्या होगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। नीचे दिया हुआ है, अभी अपन को उसको समझ नहीं है, इसमें क्या करने वाले हो आप? विचएवर इज लोअर। ध्यान से सुनना बेटा, आप दो चीजों को कंपेयर करने वाले हो, पता है किस किस को? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ COP। आप किसको करने वाले हो बेटा? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और 5% ऑफ COP। एक सेकंड, COP लिखा है या CE लिखा है? और नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे देखिए, एक सेकंड, आपको पता है, आप छोड़ो, मुझे भी नहीं पता व्हाट इज COP व्हाट इज CE, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो भी COP और CE में से हायर होगा ना, जो भी COP और CE में से हायर होगा वो कहाँ आने वाला है? यहाँ पर। अरे यार एक एग्जांपल से ही बात करते ना, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बच्चे प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 20 करोड़ और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 करोड़, तो आप सेकंड वाले पॉइंट में कितना लोगे? 25 करोड़। आपने एक्चुअल खर्चे करे थे 50 करोड़, कितने का बेनिफिट मिलेगा? आप समझ रहे हो बेटा, आपको दो बार कंपैरिजन करना पड़ रहा है। फर्स्ट एक बार आप हायर ले रहे हो, किसका यार? COP और कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार आप COP और कैपिटल एम्प्लॉयड का हायर ले रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो? उस हायर को आप कंपेयर कर रहे हो एक्चुअल से, और आप उन दोनों में से क्या ले रहे हो? लोअर। दिस सेक्शन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ही रेयर चांसेस है इसके आने के, लेकिन बेटा ये एक अच्छा सेक्शन है, एक टेक्निकल सेक्शन है, और इंस्टीट्यूट है ना, जब भी उसको हमारे मजे लेना होता है वो ऐसे ही कुछ पूछ मारती है ना, वो ऐसे ही कुछ पूछ लेती है। तो लिमिट है वो आप मुझे बता दो। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? सेक्शन नंबर 35D, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, जब अपन सेक्शन कंपाइल करेंगे उस टाइम पे मैं आपको एक बार और बता दूंगा। इसमें डिडक्शन बेटा मिलेगा, लेकिन इंडियन कंपनी को कुछ अलग मिलेगा और अदर एसएससी को कुछ अलग। अभी हमने पढ़ा है इंडियन कंपनी को कितना मिलेगा आप लोग बताओ मुझे? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको कंपेयर करोगे 5% ऑफ COP और कैपिटल एम्प्लॉयड विचएवर इज। एक सेकेंड, बेटा ध्यान से सुन लो एक बार और,
जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या लोगे? हायर। जो भी हायर होगा उसको आप मानोगे पॉइंट नंबर 2, और जब आप पॉइंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो क्या लोगे? विचएवर इज लोअर। ओके, एक चीज शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 5% भी कुछ करना था। आप समझ रहे हैं, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा? 5%, वो आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर 2, और इसको आप एक्चुअल वाले खर्चे से कंपेयर करके निकाल लोगे आपका एक्चुअल डिडक्शन। बेटा ध्यान से सुनना, बैठ जाइए। आपको पता है, अगर आपको ये इंडियन कंपनी वाला समझ आ गया तो अदर रेसिडेंट में तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ सीओपी विचएवर इज लोअर। फर्क कहाँ है दोनों में? फर्क सर यहाँ है कि यहाँ पर एक कैपिटल एम्प्लॉयड नाम की भी चीज थी जिसकी वजह से 2 बार कंपेयर करना पड़ रहा था, लेकिन बेटा नॉर्मल अदर रेसिडेंट के केस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अभी बेटा, अभी सेक्शन कोई कंक्लूड नहीं हुआ है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। एक काम करिए, मेरे मतलब मुझे आप भगाने तो वाले ही हो, ये तो मुझे मालूम है। इधर ध्यान से सुन लीजिए, मैं जाऊंगा नहीं लेकिन इतनी आसानी से, जब तक आप मुझे सेक्शन नंबर 50 नहीं सेक्शन नंबर 35 और सेक्शन नंबर 35D दोनों को लिंक करके एक बार रिवाइज ना करवा दो। चलिए सेक्शन नंबर 35 कौन सा सेक्शन अपन ने पढ़ा था? साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस, आउटसोर्स। अच्छा एक सेकेंड, बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस, आउटसोर्स, प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट। प्री में सभी रेवेन्यू नहीं, सिर्फ 2, सभी नहीं बेटा, सिर्फ 2। अच्छा कैपिटल में लैंड को जोड़ के सभी खर्चों का 100% डिडक्शन। अच्छा पोस्ट में रेवेन्यू सभी, कैपिटल में भी लैंड को जोड़ के सभी 100% डिडक्शन। अप्रूव्ड राहुल आईसीयू इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, 100% डिडक्शन। क्लियर है आपको? बेटा वो वर्ड आपको बड़े बड़े शब्दों में लिख के देगा, अप्रूव्ड या फिर अनअप्रूव्ड, तो उसके अकॉर्डिंग सोच लेना देना है या फिर नहीं देना। समझ रहे हैं मेरी बात? सेकंड चीज बेटा, अगर आपको सेक्शन 35 में बेनिफिट मिल गया तो आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन या कोई भी और बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा, दैट इज सेक्शन नंबर 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सेक्शन नंबर 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कंपनी के बनने से पहले के खर्चे, सिर्फ कंपनी की बात नहीं हो रही बेटा, किसी भी एसएससी के बनने से पहले के खर्चे क्या हो जाएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। किसी एग्जिस्टिंग एसएससी के न्यू बिजनेस से रिलेटेड खर्चे भी क्या हो जाएंगे बेटा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। आपको डिडक्शन मिलने वाला है, इंडियन कंपनी को कुछ और मिलेगा और अदर रेसिडेंट को कुछ और मिलेगा। पहले अदर रेसिडेंट की बात करेंगे क्योंकि वो सिंपल था। अदर रेसिडेंट के केस में एक्चुअल और 5% ऑफ सीओपी विचएवर इज लोअर। अरे ये नो? और इधर अपन बात करें बेटा इंडियन कंपनी की, तो एक्चुअल और 5% ऑफ सीओपी और सीई। नहीं सही में जा सकते हो, अब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चाहता हूं कि आप मुझे आंसर करें उसका। बेटा एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर करना चाहिए इसको। यहां पर बेटा इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? क्योंकि बेटा हम देखिए, अपन है यार सीए स्टूडेंट, अपना दिमाग चलना चाहिए मौके से थोड़े और तेज। मैंने आपको सिर्फ एक लिमिट बताई है कि यार इसको कंपेयर कर देना इससे और विचएवर इज लोअर ले लेना। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आज के बाद आप कभी भी लिमिट पढ़ोगे ना, आपका दिमाग लगना चाहिए कि यार ऐसा क्यों लिखा था वहां, बताइए मुझे क्यों लिखा है ऐसा। आप तो मुझे एक चीज ईमानदारी से बात करिए कि आपको लॉजिकली एक्चुअल खर्चे का डिडक्शन मिलना चाहिए था। लॉजिकली आपको किसका मिलना चाहिए था? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बेटा सरकार आपके खर्चे पे लिमिट लगा रही है, बोल रही है 5% ऑफ सीओपी से ज्यादा देंगे ही नहीं, क्योंकि क्या बोल रही है? एक्चुअल और 5% ऑफ सीओपी विचएवर इज लोअर। कायदे से आपको कितना मिलना चाहिए था? एक्चुअल। सरकार बोल रही है 5% ऑफ सीओपी से ज्यादा नहीं देंगे, मतलब जो भी एक्चुअल होगा उसको आप किससे कंपेयर करोगे? 5% ऑफ सीओपी और क्या ले लोगे? विचएवर इज लोअर। बेटा आज के बाद कभी भी आप लिमिट पढ़ो, सैलरी में बहुत पढ़ रहे होगे, एचआरए में लिस्ट ऑफ 3, 40%, 50% ऑफ सैलरी, रेंट माइनस 10%, है ना, एक्चुअल एचआरए रिसीव, बहुत कुछ पढ़ रहे होगे। ध्यान से सुनना बच्चे, आपको दिमाग लगाना चाहिए कि वहां पर लोअर लिखा है तो लोअर क्यों है और हायर लिखा है तो हायर क्यों है। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा अपना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।